अस्सलामुअलैकुम प्रोग्राम सेहत और तंदुरुस्ती में मैं हूं आपकी मेज़बान आकाशा यासीन। बहुत इंतज़ार करवाया आपको, ज़रूर आप लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ भी होंगे हमसे क्योंकि इंतज़ार ही आपको बहुत करवाया। लेकिन बता दूं आपको, लड़कियों को तैयार होने में इतना वक्त नहीं लगता। कब से बैठी हुई हूँ, कब से वेट कर रही हूँ और मुझे लग रहा था आज ये शो मुझे अकेले करना पड़ेगा क्योंकि मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ और आपको जितने भी आपके मसाइल हैं सब मैं आपको उनका हल बताऊँगी। लेकिन थैंक्स गॉड ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है, कोई और भी है जो कि सब कुछ आपको बताता है, यानी कि आपके जो भी मसाइल हैं वो आपको बताए जाते हैं। लेकिन आज थोड़े थोड़े आपका भी नाराज़ होना बनता है क्योंकि हम पूरा वीक आप लोग इंतज़ार करते हैं इस प्रोग्राम का, यानी कि मंगल के दिन 7 बजे से 8 बजे तक आपको इंतज़ार होता है इस प्रोग्राम का और वो आप बैठकर अपनी स्क्रीन के सामने, मुझे पता है यहाँ से वहाँ भी नहीं होते, वेट करते हैं इस प्रोग्राम का, इसको देखने के लिए, डॉक्टर साहब से सब कुछ पूछने के लिए। लेकिन ये हमारी गलती है कि हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। लेकिन आपको बताते चलूं कि आज जो हमारा टॉपिक है, कुछ ऐसे सवालात हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि वालिदैन के लिए, ख़ास तौर पे उन माओं के लिए जो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुकी हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर जा के बच्चों के हवाले से, हमारा बच्चा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। औलाद एक वाहिद चीज़ है जिसका गम कोई भी जो वालिदैन है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, उन पर हल्की सी आँच भी आती है तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो हमारे प्रोग्राम में बहुत कुछ उन वालिदैन के लिए आज होगा जो बहुत डिसअपॉइंट हो चुके हैं, बच्चों की लाइफ को भी लेकर खुद भी उस लाइफ से डिसअपॉइंट हो चुके हैं। जब आपके बच्चों को कुछ होता है तो डेफिनेटली आप खुद भी डिसअपॉइंट हो जाते हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट होना अब बिल्कुल भी छोड़ दें। बहुत से मसाइल जो हैं वो आज डिस्कस होंगे हमारे प्रोग्राम में। सबसे पहले सर्दियां हैं, इंतज़ार होता है सर्दियां कब आएंगी, मरी जाएंगे, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, लेकिन साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। सेहत किस तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं। सर्दियों में यहाँ पेन हो रहा है, वहाँ पेन हो रहा है और बहुत अरसा पहले जो आपको पेन थे वो दोबारा से स्टार्ट हो जाते हैं। कब स्टार्ट हो जाते हैं? सर्दियों में स्टार्ट हो जाते हैं। उसके भी जो मसाइल हैं वो भी आज हम डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम सेहत और तंदुरुस्ती में। हम सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमें कॉल भी करनी पड़ेगी। कॉल बहुत ज़रूरी है, आप लाइव कॉल भी कर सकते हैं। नंबर बताती चलूँ 051-410-2249। बहुत तेज़ नहीं बोला मैंने, अमूमन लोग मुझे कहते हैं आप बहुत तेज़ बोलती हैं और हमें समझ नहीं आती कि आपने कहा क्या है, तो आपको बताती चलूँ एक मरतबा फिर 051-410-2249 पर आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। और हमारे जो डॉक्टर, अभी इंट्रोड्यूस नहीं करवाऊँगी, जो हमारे डॉक्टर हैं उनसे सारे सवालात पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ हमारी स्क्रीन पर डॉक्टर हसीब खानज़ादा का नंबर भी शो हो रहा है जिस पर आप जो अपने मसाइल हैं वो उनको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। उनका जो नंबर है वो भी आप नोट कर लीजिए 0300911681। और उसके साथ साथ एक और नंबर भी है 0300339378। ये हमारी स्क्रीन पर भी आ रहे हैं नंबर, तो काइंडली आप इन पर हसीब खानज़ादा साहब से ख़ुद भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम आपको ये बताते चलें कि आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं 051-410-2249। और ये जो आज मसाइल आपको बताया, ख़ास तौर पर बच्चों को ये जो दिमागी फालिज है ये क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, या आपके घर में कोई ऐसा बच्चा तो नहीं, क्या उसके साथ ऐसे मसाइल तो नहीं, ये सब कुछ आज आप पूछ सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। जिस्म में गिल्टियाँ क्यों बन जाती हैं, कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर गिल्टियाँ अगर बन जाती हैं तो नुकसानदेह बिल्कुल भी नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर अगर आपको ये मसला हो जाता है तो आपको सोचने का मुकाम है, भाई अब डॉक्टर के पास मैंने जाना है। बिल्कुल इंतज़ार नहीं करवाऊँगी, डॉक्टर हसीब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबसे पहले तो आप ये बताएं आपने हमें इतना इंतज़ार क्यों करवाया? बस जी वो रश था क्लिनिक पे तो बहुत मुश्किल से टाइम निकाला और फिर ट्रैफिक का भी रश, तो दोनों रश जब एक साथ हो गए तो हम लेट हो गए। फिर ये तो होगा फिर ये तो होगा और ये तो होगा, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर आए क्यों आए? सिर्फ आपकी वजह से आए क्योंकि आपके मसाइल हल करने हैं। वीक में सिर्फ एक दिन ऐसा होता है जब हम आपके जो मसाइल हैं वो सुन सकते हैं। तो आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं, नंबर आपको पहले ही बता दिया गया है, तो बेसब्री से हम भी आपकी कॉल्स का वेट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, लास्ट शो जब मैंने आपके साथ किया तो आपने बताया था लहसुन और अदरक का जो कहवा है वो बनाना है। जी जी। मैं बड़े जोश से यहाँ से गई थी, ठीक है, और घर जाके मैंने बना भी लिया। अच्छा। लेकिन वो पिया नहीं गया। फिर मैंने उस वक्त सोचा कि मुझे ये भी पूछना चाहिए था कि अगर वो कहवा कोई ना पी सके तो अल्टरनेट क्या है।
नहीं वो पी सकते हैं, लेकिन आपने सही बनाया नहीं होगा, उसको सही बनाना पड़ता है ना। टेस्टी बनाने के लिए उसका तरीक़ेकार होता है। हाँ ना, पहले आपने अदरक को थोड़ा सा बॉईल करना है, फिर उस अदरक को निकाल लेना है, फिर जो है गार्लिक को थोड़ा सा बॉईल करके उसके बाद आपने ब्लैक टी डाल के थोड़ा सा बॉईल करके फिर पी लेनी है। आपने शायद अदरक और लहसुन को इकट्ठा सब कुछ उबाल इकट्ठा लिया, कर दिया मैंने, तो और फिर वो ऐसा इकट्ठा हुआ कि वो पीने के काबिल नहीं रहा। वो तो बहुत फिर देखा, आपको बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए मेरा कि आज आपको तरीका भी पता चल गया कि वो जो कहवा था वो आपने बनाना कैसे, क्योंकि अभी सर्दियां गई नहीं हैं, अभी मसाइल उसी तरह वहीं के वहीं पे खड़े हैं। तो अभी हमें किसने ज्वाइन किया है, देखते हैं डॉक्टर साहब उनका क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से? जी मिसेस असलम बात कर रही हूँ चकवाल से। जी 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 क्या जी कहेंगे? मेरा बच्चे का मसला है, 13 साल बच्चे की उम्र है, और बच्चा खाना ठीक तरह से नहीं खाता, बिल्कुल उसकी पसंद की चीज ही बना के दूं, और उसकी आंखों के नीचे बहुत ज्यादा हल्के पड़ रहे हैं, और रात को वो ठीक तरह से सो नहीं सकता। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और बच्चे की उम्र 13 साल है? जी 13 साल है। ठीक है, कोई कब्ज की शिकायत तो नहीं रहती? जी रहती है, वो उसका पखाने का सिस्टम, स्कूल जाता है तो बस खेलने कूदने के दौरान वो इतना पखाने का सिस्टम ठीक नहीं है उसका। ठीक है, मैं आपको एक दवाई बताता हूँ, ये उनको इस्तेमाल करवानी है, ठीक है। इसके साथ उनके कब्ज भी उसकी ठीक हो जाएगी और वो भूख लगेगी उसको, वो खाना खाएगा तो वो हेल्दी हो जाएगा, ठीक है। जी उसका आंखों के नीचे हल्के है बहुत ज्यादा। हाँ ना, कमज़ोरी की वजह से आंखों के नीचे हल्के आ जाते हैं। मैं दवाई बताता हूँ आपको, ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। चाइना इन्होंने 30 पोटेंसी में लेनी है और सुबह दोपहर शाम 3 वक्त इस्तेमाल करनी है, तो इंशाल्लाह इसके बच्चे की सेहत जो है वो हेल्दी हो जाएगी, भूख भी लगेगी और ओवरऑल हेल्थ जो बच्चे की है वो इम्प्रूव होती जाएगी। अच्छा, ये जो भूख ना लगना, जी, जी। ये कोई बीमारी है जिसकी वजह से ये मसला बाज़ औक़ात बीमारी की शक्ल में भी आ जाते हैं ना। जिस तरह हमने इनसे पूछा कि आया कोई कॉन्स्टिपेशन की शिकायत तो नहीं है, तो उन्होंने बताया कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है उनको। तो जब डाइजेशन के प्रॉब्लम जब होते हैं तो ज़ाहिर है फिर उसके साथ जो है वो भूख लगना भी कम हो जाता है। तो जब इनकी डाइजेशन ठीक होगी, जब हाजमे का निज़ाम ठीक होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, तो इनको भूख भी लगेगी और इनकी हेल्थ भी जो है वो अच्छी रहेगी। अच्छा, आपने ये जो मेडिसिन बताई ये 13 साल के बच्चे के लिए? जी जी, चाइना 30। हाँ, चाइना 30। जी। तो इसमें ये है कि अगर कोई और बच्चा है जिसकी एज अंडर 10 है, तो मतलब क्या वो ये यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि बहुत से लोग जो हैं वो बिल्कुल, ये प्रोग्राम चाइना- देख रहे हैं, तो बिल्कुल, बिल्कुल। अब सब ने वही मेडिसिन रिपीट करने हैं, इसलिए मैंने पूछा कि क्या बिल्कुल, जिसको ये मसला है वो ये दवा यूज़ कर सकता बिल्कुल। है? हाँ, कोई भी बच्चा है अगर उसको भूख नहीं लगती, वो खाना सही नहीं खा पाता और उसकी हेल्थ जो है वो कमज़ोर है, तो चाइना एक अच्छी दवाई है बच्चों के लिए। इसके साथ बच्चों की हेल्थ भी अच्छी हो जाती है और उनको भूख भी लगती है और उनकी डाइजेशन भी अच्छी हो जाती है और कोई कॉन्स्टिपेशन का अगर कोई प्रॉब्लम हो वो भी इसके साथ ठीक हो जाता है। और ये कब तक देनी है? ये रेगुलर एक 3 माह तक देनी है इनको। अच्छा, 3 माह तक देनी है। जी बिल्कुल, 3 माह तक देनी है। और क्या एक्चुअली मेरी फैमिली में कुछ ऐसे बच्चे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये चीज़ आपसे डिस्कस कर लूँ। जी जी। तो क्या 6 साल का जो बच्चा है हम उसको ये चीज़ दे सकते हैं, ये वाली मेडिसिन चाइना 30? हाँ, चाइना 30 बिल्कुल हर बच्चे को दे सकते हैं, ये बड़ी सेफ दवाई है। और फिर जो पोटेंसी हम सेलेक्ट करते हैं, 30 पोटेंसी जो हम सेलेक्ट करते हैं, 30 पोटेंसी बड़ी सेफ पोटेंसी है। इसको ना सिर्फ बच्चों में बल्कि बड़ों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर किसी को भी भूख ना लगने की प्रॉब्लम हो, कमज़ोरी हो, तो चाइना बड़ी अच्छी दवाई है। एक तीर से 100 शिकार मैंने कर दिए, यानी कि जिसका जो भी मसला है ना, मतलब जिन लोगों को भूख बिल्कुल भी नहीं लगती वो ये कर सकते हैं, यानी कि चाइना 30 ये जो मेडिसिन है ये ले सकते हैं और सबका ये जो भूख का मसला है और कमज़ोरी का मसला है ये बिल्कुल हल हो जाएगा। अभी देखते हैं हमें किसने ज्वाइन किया और इनका क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से? जी मैं शगुफ्ता रसीम बोल रही हूँ आवाज़ से। जी शगुफ्ता, क्या मसला है आपका? मसला ये है कि हमारी बेटी है जिसकी उम्र 12 साल। जी जी वो पैदाइशी तौर से चल नहीं सकती। पैदाइशी तौर पे चल नहीं सकती, उसके वालिदैन रिश्तेदार हैं? जी वालिदैन जो बच्ची के हैं वो आपस में रिश्तेदार हैं या डिफरेंट फैमिली से हैं?
नहीं, रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार हैं, ठीक है। बाकी बहन भाई उस बच्चे के कैसे हैं, वो ठीक है? पहले बच्चा जो हुआ है इसका, वो मेरी भांजी ना थी, इसका पहला जो भाई हुआ है वो भी इस तरह था, वो ज्यादा था लेकिन वो बैठ ही नहीं सकता था। ठीक हो गया। आप कहाँ से बात कर रही हैं? क्या करनी है वाह करके वाकेंड से। आप इस तरह कीजिएगा कि बच्चे को आप टाइम निकाल के ले आए, क्योंकि अभी उसकी उम्र कम है तो इलाज हो सकता है, इंशाल्लाह चलना फिरना शुरू कर देगा, ठीक है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सीपी चाइल्ड है, डिले माइलस्टोन है, जब बच्चा चल नहीं सकता, ठीक है, जब 2 साल तक बच्चा चल नहीं पाता उसे हम डिले कैटेगरी में डाल देते हैं, ठीक है। कुछ माइलस्टोन्स होते हैं जो बच्चों ने अचीव करने होते हैं, जैसे कि खड़े होने का माइलस्टोन है। अगर बच्चा वो 2 साल तक वो खड़ा नहीं हो सकता तो उसको हम डिले माइलस्टोन कह सकते हैं। अगर बच्चे की स्पीच नहीं है 2-3 साल तक तो उसे भी हम डिले माइलस्टोन कहते हैं। तो डेफिनेटली डिले माइलस्टोन पेशेंट है, सीपी चाइल्ड है, तो इसका इलाज मौजूद है। और इस हवाले से हमने प्रोड्यूसर साहब के साथ एक वीडियो क्लिप भी शेयर की है, अगर वो सुन रहे हैं तो शेयर भी कर सकते जी हैं। बिल्कुल प्रोड्यूसर साहब, ज़रा हमें वो वीडियो दिखाइएगा। नहीं, हाँ वो कह रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। लेकिन कह रहे हैं पहले आप भी कुछ अपने क्वेश्चंस कर लीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो दिमागी तो फालिज होता है, जी जी। ये बच्चों में कोई स्पेसिफिक उम्र होती है या पैदाइशी तौर पे भी इसके कुछ मतलब के सिम्टम्स देखिए पाए जी, जाते हैं बच्चे में? जो दिमागी फालिज है वो अमूमन बड़ों में होता है, ठीक है, वो बच्चों में बहुत कम नज़र आता है, ठीक है। बच्चों में जो दिमागी कमज़ोरी आती है वो ज़्यादातर किसी डिलीवरी ट्रॉमा की वजह से आ सकती है, या जो बच्चे के वालिदैन हैं वो रिश्तेदार होते हैं, कज़न होते हैं, फर्स्ट कज़न होते हैं, उसकी वजह से भी बच्चों में दिमाग की कमज़ोरी आ सकती है। इसी तरह बाज़ औक़ात बच्चा पैदाइश के बाद रोता नहीं है, तो जब बच्चा पैदाइश के फौरी बाद रोता नहीं है उसकी वजह से दिमाग को ऑक्सीजन की सप्लाई वक्त पे नहीं मिलती, जिसके नतीजे में भी दिमाग में एट्रोपी आ जाती है। लेकिन दिमाग में एट्रोपी आना और फालिज ये एक डिफरेंट चीज़ है, दोनों एक डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन जो बच्चों के केसेस में होते हैं उनकी वजूहात ज़्यादातर डिफरेंट हो जाती है। हाँ फालिज भी आ जाता है बच्चों में, बाज़ औक़ात ब्रेन हेमरेज के केसेस भी हम बच्चों में देखते हैं, लेकिन बच्चों में मुख्तलिफ वजूहात होते हैं। फालिज ज़्यादातर बड़े एज के लोगों में आ जाता है, ज़्यादातर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो है फालिज का शिकार हो जाते हैं, या कोई ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से भी फालिज हो सकता है। बाज़ औक़ात दिल का कोई प्रॉब्लम हो, खून बहुत गाढ़ा हो, क्लॉट बन जाता है, वो जाके ब्रेन के किसी आर्टरी में शरियान में जाके फंस जाता है, उसके नतीजे में भी हेमरेज या स्ट्रोक हो सकता है। लेकिन बच्चों में जो है, बच्चों में अमूमन डिलीवरी ट्रॉमा और पैदाइश के बाद रोना जो है वो अगर लेट हो, या अगर बच्चे को यरकान हो जाए पैदाइश के बाद, उसकी वजह से भी खून में जो बिलिरुबिन की तादाद है वो ज़्यादा हो जाती है, उसके नतीजे में बच्चे के दिमाग जो है वो इफ़ेक्ट हो जाता है। या बाज़ औक़ात बच्चों में नमूनिया हो जाता है, जिसे हम न्यूनेट नमूनिया कहता है, यानी फौरी पैदाइश के बाद जो बच्चे को नमूनिया हो जाता है, फिर उनको इंक्यूबेट किया जाता है, शीशों में बंद कर दिया जाता है, उसके नतीजे में भी ब्रेन डैमेज बच्चों के हो जाते हैं। इसी तरह और भी काफ़ी सारे वजूहात हो सकते हैं। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब जैसे यहाँ पर एक्टिव नज़र आते हैं, पूरा वीक ये ऐसे ही एक्टिव रहते हैं। एक वीडियो क्लिप पहले हम वो देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर हसीब खानज़ादा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके साथ माजूर बच्चों के हवाले से वीडियोस शेयर करते हैं। जब उनकी रिकवरी होती है और वो बेहतरी की तरफ जाते हैं तो उनके केस फिर हम रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करते हैं। तो इसी हवाले से आज हम मौजूद हैं अपने स्वाद के क्लिनिक में, और हमारे साथ एक सीपी चाइल्ड मौजूद है जिसका नाम है बिलाल। तो बिलाल को बचपन में यरकान हुआ था, यरकान के नतीजे में इस बच्चे का ब्रेन जो है इफेक्ट हुआ और ये माजूरी में चला गया था। इसमें कुछ ऑटिज़म के अलामात भी थे, हाइपर एक्टिविटी थी, बिहेवियर डिसऑर्डर भी था। तो हमने जब 7-8 महीने इस बच्चे का इलाज किया तो अभी माशाल्लाह ये बच्चा चलने फिरने भी लग गया है, इसकी स्पीच भी आ गई है, और इसका जो बिहेवियर डिसऑर्डर था, जो चिड़चिड़ापन इसमें था, वो भी इसमें काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। तो इसके पेरेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी आप जानिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बिलाल के चलने के बारे में आप ज़रा बता दें कि ये पहले चल सकता था? नहीं सर, ये पहले नहीं चल सकता था। अभी ये तकरीबन 7-8 महीने से इसका इलाज हम करता है आप लोगों से, तो अभी ये 60% इंशाल्लाह ठीक हो गया। अच्छा,
और बातें करने में क्या है? बातें भी अभी करता है। अच्छा, पहले बात नहीं कर नहीं, सकता पहले था। बात नहीं कर सकता। आ जाए बिलाल दस रशा 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 अच्छा, तो इस तरह जितने भी सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट्स हैं और जिनको किसी न्यूरोलॉजिस्ट ने बता दिया है कि इसका इलाज नहीं है और घर में इसको बग़ैर इलाज के बस इसी तरह छोड़ दिया जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्टरनेटिव मेडिसिन में यानी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में ऐसे बच्चों का इलाज है। न सिर्फ ऐसे बच्चों का बल्कि ऑटिज़म का कामयाब इलाज मौजूद है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का जो नाकाबिल इलाज समझा जाता है उसका भी इलाज मौजूद है। MND का इलाज मौजूद है। काफ़ी इस तरह लाइलाज बीमारियां जो एलोपैथिक साइड में लाइलाज तस्वुर की जाती है उनका इलाज कामयाबी से होम्योपैथिक तरीके इलाज में किया जा सकता है। वस्सलाम। जी बिल्कुल, कामयाबी के साथ इलाज जो है वो मुमकिन है, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा ये क्लिप किस तरीके से 7-8 माह से इस बच्चे का इलाज चल रहा है और ये 60% to 70% ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। तो आपने देखे ये क्लिप कि किस तरीके से मतलब जो पेरेंट्स बिल्कुल डिसअपॉइंट हो जाते हैं वो कैसे डॉक्टर हसीब खानज़ादा के क्लिनिक पर आए और अब कितने पुरुमीद नज़र आए, यानी कि खुशी उनके चेहरे से झलक रही थी। अभी बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की जानिब। जिस्म में गिल्टियाँ क्यों बन जाती हैं? देखें जी, जिस्म में हमारे लिम्फेटिक ग्लैंड लगे हुए हैं, ठीक है, नेक से लेके पैरों तक लिम्फेटिक सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम में हम ये जो गिल्टी है इसे हम गैर ज़रूरी चर्बी भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको लोग ऑपरेट करवाने चले जाते हैं, हालांकि ये दवाई के साथ ठीक हो जाते हैं और बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो ये एक गैर ज़रूरी चर्बी होती है। ये बाज़ औक़ात इन जगहों में लिम्फेटिक सिस्टम में ये मतलब जम जाती है, ठीक है। ये गिल्टी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। बाज़ औक़ात ये दोनों साइड में भी हो जाती है, बाज़ औक़ात एक साइड में भी हो जाती है। इसी तरह फीमेल्स में जो है लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो चेस्ट एरिया में काफ़ी रिच है, तो ब्रेस्ट में जो है ट्यूमर्स बन जाते हैं, गिल्टियाँ बन जाती हैं, तो लोग उसके लिए भी ऑपरेट करवाने निकल जाते हैं, हालांकि वो दवाई के साथ बआसानी ठीक हो जाते हैं। तो गैर ज़रूरी चर्बी इसको हम कह सकते हैं और ये काबिल इलाज है, ये कोई ख़तरनाक नहीं होता। बाज़ औक़ात ऐसी गिल्टी होती है कि वो पेनफुल होती है, ठीक है, दर्द का एहसास उसमें होता है, तो फिर वो जो होता है उसको फिर हम कंसिडर कर सकते हैं बायोप्सी के लिए या मज़ीद डायग्नोसिस के लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए, ताकि कैंसर का शक जो है वो ख़त्म हो सके। लेकिन अमूमन ये बग़ैर किसी दर्द के होती है। हम जब इसको टच करते हैं तो ये बाज़ औक़ात हार्ड भी होती है, बाज़ औक़ात ये सॉफ्ट भी होती है, लेकिन ये ठीक हो जाती है। मेरा एक सवाल है, लेकिन अभी देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है और इनका क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन साहब और कहाँ से? रावलपिंडी से यासर बात कर रहा हूँ। जी 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 जी, क्या मसला है आपका, वो डिस्कस कीजिएगा। जी जी, वो एक बच्ची है 7 साल की। जी जी, वाचार हुआ है उसको, 7 साल की बच्ची है, वाचार हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हदायत चाहिए। दोबारा बोलें। वाचार हुआ वैसे बालछड़, बालछड़। जी 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 जी, कट गई है कॉल। जी बिल्कुल, कॉल कट चुकी है इनका। ठीक है, एलोपेशिया ट्रीटेबल है। बाज़ औक़ात पार्शल एलोपेशिया भी हो जाता है, बाज़ औक़ात एलोपेशिया टोटैलिस भी हम कहते हैं, जिसमें मुकम्मल न सिर्फ सर के बाल बल्कि आई ब्रोज भी जो हैं वो भी गिर जाते हैं, आई लैशेस भी गिर जाते हैं और मुकम्मल जो है जिस्म से बाल ख़त्म हो जाते हैं, उसे एलोपेशिया टोटैलिस भी कहा जाता है। वो भी काबिल इलाज है। न सिर्फ पार्शल एलोपेशिया बल्कि एलोपेशिया टोटैलिस भी काबिल इलाज है और 100% ये ठीक हो जाता है। जी बिल्कुल, और जो भी कॉलर थे इनकी 7 साल की बच्ची और उसको ये मसला ये ठीक हो जाता है। अगर ये किसी करीबी जगह से है तो इनको विजिट करना चाहिए, अदरवाइज़ ये पिक्चर्स जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दे ताकि हम वो देख के फिर इनको कोई दवाई बता सकें। अच्छा, हम इन कॉलर से पहले बात कर रहे थे कि गिल्टियों के हवाले से कि जिस्म में क्यों बनती हैं। ऐसी कौन सी गिल्टियाँ ऐसी जगहों पे बन जाती हैं जो कि बाद में कैंसर की जानें बढ़ जाती हैं? देखिए जी, हर एक गिल्टी जो है वो
कैंसर नहीं होती, ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात बदकिस्मती की वजह से कोई गिल्टी कैंसर का शक्ल भी इख्तियार कर सकती है, ठीक है। कैंसर एक बदकिस्मती का नाम है, ठीक है। जहाँ पे जीन्स जो म्यूटेशन शुरू हो जाए वो कैंसर का रुख इख्तियार कर लेती है, तो कोई भी गिल्टी कैंसर बन सकती है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक गिल्टी जो है वो कैंसर की गिल्टी हो, लेकिन उसके कुछ स्पेसिफिक अलामात होते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि पेन होना शुरू हो जाता है, और अगर कैंसरस कोई गिल्टी है, ट्यूमर है, तो वो बढ़ता रहता है, वो एक ही जगह रुकता नहीं है, वो उसकी साइज़ बढ़ती रहती है, वो ग्रोथ कर रहा होता है और वो मल्टीप्लाई कर रहा होता है। तो जब ऐसा कोई केस हो फिर फौरी तौर पे अल्ट्रासाउंड की तरफ जाते हैं। अल्ट्रासाउंड में कोई अगर ऐसी सस्पेक्शन हो तो जाहिर है फिर बायोप्सी की तरफ जाया जाता है और फौरी तौर पे फिर उसे ऑपरेट करवाना चाहिए। जी बिल्कुल। और देखते हैं कि अभी हमारे साथ लाइन पर कौन मौजूद है और उनका क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, कहाँ से? सर मैं इब्तिबाद से बोल रहा हूँ बाजी। तो ये मेरा एक पोतरा है, 6 माह का बच्चा है ना। जी जी। तो वो भैंस का दूध पीता है, उसे बहुत कबल है। कोई ऐसी डॉक्टर साहब की दवाई बता दें तो आपकी मेहरबानी। देखिए इस तरह करें, भैंस का दूध अगर पिला रहे हैं तो साबुत दूध ना पिलाएं, उसमें कुछ पानी मिक्स करके पिला दिया करें, ठीक है। 50% आधा पानी डालता हूँ सर। आधा पानी डाल लिया करें, आधा पानी डालता हूँ। हाँ, आधा पानी डाल के पिला दिया करें, ठीक है। तो कब्ज के बारे में कोई दवाई बता देना आपकी मेहरबानी। ये दूध जब आप इसको चेंज करेंगे, उसमें पानी डाल के देंगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अगर फिर भी ठीक नहीं हुआ तो फिर मैं आपको दवाई बता देता हूँ, वो आप सुने, ठीक है। ठीक है, बता दे दवाई कोई मेहरबानी कर। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। दवाई का नाम है ब्रायूनिया। ब्रायूनिया 30 पोटेंसी में लेनी है और 5 कतरे सिर्फ देने, इंशाल्लाह कॉन्स्टिपेशन इसकी ठीक हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, 6 माह का ये बच्चा है और इसको भैंस के दूध की वो बात कर रहे थे। जी जी। तो जहाँ तक मैंने सुना है बकरी का दूध और गाय का दूध जो है वो छोटे बच्चों के लिए मुफीद है, लेकिन ऐसे में अगर भैंस का दूध, देखिए जी, दूध को डाइल्यूट करके देना चाहिए, ठीक है। किसी भी अगर जानवर का दूध अगर बच्चे को दे रहे हैं तो उसको हमेशा डाइल्यूट करके देना चाहिए, ठीक है। अगर आप इसी तरह रॉ फॉर्म में देंगे तो जाहिर है इंडाइजेशन के, कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम्स तो बनेंगे, ठीक है। क्योंकि बच्चा है, अभी अंडर ग्रोथ है, वो ग्रोथ कर रहा है, उसका सारा डेवलपमेंट हो रही है, तो उस दौरान जो है मेंस जैसे जानवर का हेवी दूध उसको पिलाना तो जाहिर है प्रॉब्लम तो बन जाता है, तो डाइल्यूट करके देना चाहिए, ठीक है। जी जी बिल्कुल, सब कुछ आपको पता चल ही गया। वो जो जिन लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं थी कि जैसे मुझे थी कि भैंस का दूध नहीं देते, तो डॉक्टर साहब ने ये चीज़ भी क्लियर कर ली। अब बढ़ते हैं, ये जो जिस्म में जॉइंट होते हैं इनमें दर्द क्यों होता है? अमूमन सर्दियों में ये जो दर्द होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या अगर ये कहा जाए कि सर्दियाँ जो हैं अपने साथ बहुत सी बीमारियाँ लेकर आती हैं, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल दुरुस्त है, गलत नहीं है। तो डॉक्टर साहब, जॉइंट जो पेन है जी जी क्यों होता है सर्दियों में? देखें जी, जॉइंट के पेन के तो काफ़ी सारे वजूहात हो सकते हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात तो बुखार की वजह से भी जॉइंट्स में पेन हो सकता है। बाज़ औक़ात ओस्टियोआर्थराइटिस एक बीमारी है जिसकी वजह से जोड़ों में खुश्की आ जाती है और खुश्की की वजह से जोड़ जो है वो पेन शुरू कर देता है। इसी तरह रोमेटॉइड आर्थराइटिस एक बीमारी है जो इम्यून सिस्टम आपके जोड़ों के खिलाफ जंग करना शुरू कर देता है। उसमें जोड़ सिर्फ ना दर्द करते हैं बल्कि जोड़ जो हैं वो टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं, डिफॉर्मिटी की तरफ चले जाते हैं। इसी तरह अगर आपके जिस्म में यूरिक एसिड ज़्यादा है तो भी आपके जोड़ जो हैं वो दर्द करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह अगर आप गाउटी आर्थराइटिस है उसकी वजह से भी आपके जोड़ जो है वो दर्द करना शुरू कर देते हैं। तो मुख्तलिफ वजूहात होते हैं। इसी तरह एज के साथ भी जो जोड़ हैं इनका वेयर एंड टेयर होता रहता है, उसके नतीजे में भी जोड़ जो है वो दर्द करना शुरू कर देते हैं। तो काफ़ी सारी वजूहात है। आप कौन से जोड़ों के दर्द के बारे में पूछ रही हैं? मैं तो पूछ रही हूँ, लेकिन अभी हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, देखते हैं वो कौन सा सवाल पूछना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं मोहम्मद बिलाल बात कर रहा हूँ मानसेरा से। जी बिलाल, कैसी हैं आप? ठीक है। डॉक्टर साहब से क्वेश्चन था, मेरे छोटे भाई हैं जुहैब, उनकी एज है 18 ईयर्स। जी जी। तो उसका एक तो ये है कि वेट बहुत ज्यादा है एज के हवाले से। इस वक्त उनका वेट 105 है, ठीक है। ज़हनी तौर पे वो कौन है कि कोई चीज भी पढ़ाता है, मेच्योरिटी लेवल वो नहीं है। जैसे अब 18 साल माशाल्लाह उनकी एज है, तो उन्हें अभी तक वो
अंडरस्टैंडिंग नहीं है ठीक गलत की, या माशाल्लाह आते जाते उठना बैठना 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, मगर उन्हें इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि क्या समझाया जाता है जो बात, तो उस चीज में थोड़ा वीक है। पढ़ाई में एक चीज याद करनी, वो याद करने के बाद शाम में पूछे भूल जाती है। इस लिहाज से काइंडली बताइएगा। खुराक उस बच्चे की ज्यादा है, इनटेक ज्यादा है, उसे पता भी नहीं चलता कि वो कितना, उसके सामने अगर खाना रखा जाए तो बस वो खाता ही रहता है, उसे रोकना पड़ता है कि भाई तुम बस करो या थोड़ा खाओ। सारी बात है, बच्चा है, छोटा है, तो उसे कहते हैं वो बिल्कुल मुनासिब नहीं लगता कि बार बार रोका टोका जाए, वो खाता है जितना उसे दिया जाए वो खाता है। ठीक है, मैं आपको एक टेस्ट बता रहा हूँ, ये टेस्ट उनका अभी नहीं बताना। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अभी नहीं बताना, थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं और मेडिसिन आपके साथ शेयर करते हैं। एक दफा फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं सेहत और तंदुरुस्ती, ये आकाशा यासीन। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ एक कॉलर मौजूद थे जिन्होंने अपने बेटे का मसला बताया था कि खाता बहुत है, कोई खाता नहीं है, कोई खाता बहुत है। और डॉक्टर साहब ने कहा था कि मैं ब्रेक से आने के बाद, उन्होंने नहीं, मैंने ही कहा था, ब्रेक से आने के बाद जो मेडिसिन है वो रेकमेंड करेंगे। जी डॉक्टर साहब। जी, सबसे पहले इनको एक टेस्ट एडवाइस करेंगे, ठीक है। इनको अपने बच्चे का थायराइड जो है वो टेस्ट करवाना चाहिए, TFTs इनको करवाने चाहिए, ठीक है, और TSH टेस्ट भी करवाना चाहिए, ठीक है। इससे इनके जो हार्मोन्स हैं उसका पता चल जाएगा। तो दूसरी बात जो इन्होंने बताई कि वो थोड़ा डम्प है, मतलब जहनी तौर पे थोड़ा कमज़ोर है, या सबक याद नहीं रहती और इस तरह है, तो इसकी जो दवाई है वो है आयोडियम। आयोडियम दवाई जो है वो बच्चों को समझदार कर देती है, ठीक है। तो आयोडियम दवाई इस्तेमाल करनी है 30 ताकत में, 5 कतरे रोज़ाना इस बच्चे को देनी है। तो इसके साथ इस बच्चे की जहनी नशोनुमा होगी और ये मैच्योरिटी की तरफ आएगा और ये होशियार और समझदार बन जाएगा। जी, सारा मसला ही डॉक्टर साहब ने हल कर दिया। अच्छा, हम बात कर रहे थे जॉइंट पेन की। जी। तो ये जो मसला है बहुत ज़्यादा औरतों में देखने में आता है कि उनको जॉइंट के बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, तो ये सर्दियों में ऐसा क्यों होता है? देखिए जी, अगर सर्दी की बात करें ना, तो सर्दी में सिर्फ आपके जॉइंट्स में पेन नहीं होता, सर्दी में आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। सर्दी में आपका, अगर आप अस्थमेटिक है, आपको सांस की प्रॉब्लम है, तो आपकी सांस की प्रॉब्लम ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। अगर आपकी नाक बंद है, आपकी नाक ज़्यादा बंद होना शुरू हो जाती है। अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है, आपको हार्ट प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता है, पैरों में सूजन होना शुरू हो जाती है। उन सब की वजह यह है कि सर्दी के मौसम में टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। टेम्परेचर के कम होने की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। उस प्रेशर के नतीजे में आपके जिस्म पे प्रेशर पड़ता है और आपके जिस्म की सारी शरियानें जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, वो थोड़ी तंग हो जाती है। इसी तरह आपके जोड़ों में अगर प्रॉब्लम है, अगर आपके जोड़ों में खुश्की है, या अगर आपके जोड़ों में गाउट्स हैं, तो सर्दी के मौसम में उस प्रेशर की वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वो दर्दों में इजाफा होना शुरू हो जाता है और खिंचाव, स्टिफनेस, पेन, ये सारी चीज़ें सर्दियों में इस वजह से हो जाती है। देखो, छोटा सा मसला तो है नहीं कि एक लाइन में ही पता चल जाए, अभी पूछेंगे और, लेकिन देखते हैं अभी हमारे साथ लाइन पर कौन मौजूद है और इनका क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन साहब और कहाँ से? मुजीबुर रहमान से बात कर रहा हूँ। जी सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या सवाल है आपका? मेरा डॉक्टर साहब से छोटा सा सवाल है। मेरा पोता है 1.5 साल का, वो चलता नहीं है, चरपाई फोड़ के चलता है, वैसे नहीं चलते हैं। ठीक हो गया। और बच्चे के वालिदैन रिश्तेदार है? जी, वो मेरा पोता है। अच्छा, 1.5 साल का पोता इनका। ठीक हो गया। 1.5 साल का पोता है, वो चलता नहीं है। ठीक हो गया। और खड़ा हो सकता है? सहारे खड़ा चरपाई पकड़ के खड़ा हो सकता है, चरपाई पकड़ के चलता भी है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मरी से बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया। मैं आपको एक दवाई का नाम बता देता हूँ, ये इस्तेमाल करवानी है, ठीक है? जी जी। ठीक हो गया। दवाई का नाम है ब्राइटाकार्ब। ब्राइटाकार्ब अच्छी दवाई है। बच्चों में जब वो चल नहीं सकते और उनके चलने फिरने में कमज़ोरी होती है, तो ब्राइटाकार्ब 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है, तो इंशाल्लाह ये इनका बच्चा जो है वो चलना फिरना शुरू हो जाएगा। लेकिन चूंकि 1.5 साल एज है, तो डेफिनेटली चलने का जो माइलस्टोन है वो अचीव नहीं किया अभी तक,
تو تھوڑا ڈیلے مائلسٹون کا پیشنٹ لگ رہا ہے, ان کو وزٹ بھی کرنا چاہیے کسی ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب انہوں نے بات کی 1.5 سال کی, تو جی وہ کہتے ہیں کہ لڑکا ذرا دیر سے چلتا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ یہ والا ایشو ہو. آج کل کے بچے تو 1.5-2 سال میں جو ہے وہ انٹرنیٹ اور یوٹیوب پہ کارٹون کھول کے آپ کو دے دیتے ہیں. یعنی کہ میں ابھی بہت پیچھے ہوں, لیکن سننے میں یہی آیا تھا کہ بھئی لڑکے بہت لیٹ چلتے ہیں, تو اس لیے میں نے کہا ان سے کہوں بالکل ٹینشن لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. لیکن ابھی ہم بات کریں گے کہ صدیوں پرانا جو درد ہوتا ہے, جی جی, عموماً کہا جاتا ہے ساون میں درد جو ہوتا ہے, کہیں کبھی آپ کو چوٹ آئی, کہیں کوئی پین ہے, کچھ لگا آپ کو, تو وہ ساون کے منتھ میں آپ کو دوبارہ سے اس جگہ پہ پین ہوگا. لیکن سردیوں میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کے سوال کا. صدیوں پرانا درد جو ہے جی وہ سردیوں میں ہی کیوں ہوتا ہے؟ سردیوں میں تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ ایٹماسفیئر پریشر جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے نا. جب پریشر زیادہ ہو جائے, جہاں بھی ٹمپریچر کم ہو جائے, جب ٹمپریچر کم ہوتا ہے تو پریشر جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو پریشر پڑنے کی وجہ سے اگر پرانا کوئی آپ کو چوٹ لگی ہے, فرض کرے ہاتھ پہ اگر آپ کو چوٹ لگی ہے, آپ کو گرمی میں محسوس نہیں ہوگا, لیکن جب شدید سردی ہوگی تو آپ کو وہ درد جو ہے 2-3 سال بعد بھی تھوڑا محسوس ہوگا. آپ جائیں گے ڈاکٹر کے پاس اور آپ ان کو ہسٹری بتائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب 3 سال پہلے یہ میں گرا تھا, یہ لگا تھا, ابھی تک تو ٹھیک تھا, لیکن یہ پرسوں سے پھر بہت درد شروع ہو گیا. تو سارا ایٹماسفیئر پریشر کی وجہ سے ہے, سردی کی وجہ سے. اور اس کی کوئی ہومیوپیتھک بالکل علاج اس کا؟ بالکل, رسٹاکس دوائی ہے اس کی, رسٹاکس بڑی اچھی دوائی ہے. کہ پھر آپ یہ نہ کہہ سکیں کہ پرسوں سے پھر درد ہو رہا ہے, 3 سال پہلے مجھے چوٹ آئی تھی لیکن اب پرسوں سے مجھے دوبارہ درد ہو رہا ہے, ایسا آپ کو بالکل نہیں کہیں گے. جب ڈاکٹر صاحب نے جو دوائی ریکمینڈ کی, جب آپ یہ یوز کرنا شروع کر دیں گے. جی ڈاکٹر صاحب, ہم بچوں کے حوالے سے, جو آج کا ہمارا پروگرام تھا کہ بچوں کے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے, تو بہت سے پیرنٹس نے کال بھی کی جو اپنے بچوں کے مسائل تھے وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیے. تو اسی حوالے سے میں آگے بڑھنا چاہوں گی کہ بچوں میں یہ جو دماغی فالج ہے, کیا یہ آپ سے پہلے بھی پوچھا تھا کہ کیا جیسے ہی بچہ پیدائشی طور پر بھی کیا ایسا ہو سکتا ہے, یا بعد میں کوئی اسپیسیفک ایج ہے جس میں جا کے یہ مسئلہ سامنے آتا ہے؟ دیکھیے جی, پیدائش کے وقت اگر پیدائشی طور پہ ہوگا تو وہ تو ایک تو سب سے پہلے تو پیرنٹس اگر کزن ہوں گے تو اس میں 50% چانس ہے, اگر ان کا بلڈ گروپ ایک ہے, ان کی اگر جین سٹڈی جو ہے وہ اس میں پرابلم ہے, تو پھر 50% چانس ہے کہ ان میں سے ایسا بچہ آ سکتا ہے, ٹھیک ہے, بائی برتھ. دوسری بات جو ہے, اگر بچہ روتا نہیں ہے پیدائش کے بعد تو اس کا دماغ جو ہے افیکٹ ہو سکتا ہے. لیکن پیدائش کے بعد بعض اوقات بچے ٹھیک ہوتے ہیں. ہمارے پاس کافی اس طرح کیسز آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے یہ اسکول بھی جا رہا تھا, اسکول جانے لگ گیا تھا, اور پھر اچانک جو ہے یہ گرنا شروع ہو گیا, اور پھر جو ہے یہ بیڈ پہ چلا گیا, اور آہستہ آہستہ سب کچھ خراب ہو گیا بچے کا. تو اس کیسز میں اس طرح ہوتا ہے کہ بعض اوقات بچوں میں میننجائٹس ہو جاتا ہے, یعنی گردن توڑ بخار جسے کہتے ہیں, اس کے ہونے کی وجہ سے بھی دماغ افیکٹ ہو جاتا ہے. بعض اوقات بچوں میں کوئی سیجرز کے ایپیسوڈز آ جاتے ہیں, یعنی مرگی کے ایپیسوڈ اگر آ جائیں تو اس کی وجہ سے بھی برین ڈیمیج ہو سکتا ہے. یا بعض اوقات بچوں میں بخار کنٹرول نہ ہو, اس کی وجہ سے فٹس آ جاتے ہیں, جھٹکے لگ جاتے ہیں بچوں کے, تو اس کی وجہ سے بھی بچہ جو ہے وہ ذہنی معذوری میں جا سکتا ہے. اور اسی طرح نمونیا ہو گیا, اسی طرح یرکان ہو گیا, اسی طرح کوئی بھی بیماری اگر وقت پہ کنٹرول نہ کی جائے تو برین ڈیمیج ہو سکتا ہے. ایون لیور, اگر جگر کا کوئی پرابلم ہے اور جگر آپ کا خون نہیں فلٹر کر پا رہا اور وہ اگر ٹھیک نہ ہوا تو اس کے نتیجے میں بھی دماغ میں ڈیمیج ہو سکتا ہے, وہ بڑوں میں بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح اور بھی کافی ساری وجوہات اور کافی مختلف قسم کے امراض جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. جی بالکل. اور ابھی ہمارے ساتھ لائن پر کون موجود ہے اور ان کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں ساجد عرض کر رہا ہوں جی اسلام آباد سے. جی سر, کیا سوال ہے آپ کا؟ ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ میری وائف ہیں 32 ایئرز اولڈ ہیں وہ, اور ان کے 4 سیزیرین ہوئے ہیں. 4 سیزیرین ہوئے ہیں, ٹھیک ہو گیا. جی جی. اور ان کا ایشو یہ ہے کہ ان کو جو ہے نا بیک پہ, کیونکہ سیزیرین کے ٹائپ جو انجیکشن وغیرہ لگتے ہیں یا اس سے ہے یا آئی ڈونٹ نو کس وجہ سے ہے, ان کے جو مسلز ہیں نا وہ گردن کے اور
ان کو جو ہے نا وہ بیک پہ ہر وقت پین رہتی ہے. مطلب میں میتھیکوبال کی ٹیبلٹ بھی ان کو لا کے دیتا ہوں لیکن اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا. مطلب یہ ایسے دو سویٹر ان کے پہن کے رکھتی ہیں اور اتنی سردی محسوس ہوتی ہے اور یہ درد ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. میں آپ کو ایک دوائی بتاتا ہوں, یہ تو استعمال کریں, لیکن اگر آپ اسلام آباد میں ہیں تو آپ کبھی وزٹ کیجئے گا, ٹھیک ہے, تاکہ پراپر انویسٹیگیشن ہو اور پراپر ڈائگنوسس ہو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ہاں جی, ان کے جو میں نے سر وہ ڈاکٹر صاحب سے جو پوچھا تھا, نیورو سرجن سے پوچھا تھا, وہ کہتے ہیں ان کے موروں کا کوئی مسئلہ ہے, لات والے جو 3 مورے ہیں ان کا مسئلہ. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, تو پریگننسی تھی, 4 سیزیرین ہوئے ہیں, تو سیزیرین آپریشن ہونے کے دوران بعض اوقات جو ہے وہ سپائن میں یعنی ریڑھ کی ہڈی میں جو ہے بعض اوقات پرابلم آ سکتی ہے. تو اس کی جو اچھی دوائی ہے وہ ہے رسٹاکس, دوسری جو دوائی ہے وہ ہے کاسٹیکم اور رسٹاکس. یہ ہائی پوٹنسی میں انہوں نے لینی ہے, یعنی 200 پوٹنسی میں, اور 5 قطرے صبح نہار پیٹ انہوں نے لینے ہیں, تو انشاءاللہ ان کو آرام آ جائے گا. مزید ان کی جو MRI ہے وہ دیکھنی ہے ضروری. جی بالکل. اچھا, اسی کے میں بھی ابھی بیک پین کی طرف جا ہی رہی تھی کہ یہ بیک پین جو ہے کیوں ہوتا ہے, اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ جس طرح ان کی ایک وجہ ہے نا, جس طرح مطلب عورتوں میں بعض اوقات پریگننسی کی وجہ سے بھی سپائن میں پرابلمز آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈسک جو ہے وہ ڈسپلیس ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈسک بلج بھی ہو سکتے ہیں, اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اسی طرح جو بیک پین ہے, کمر کے درد کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہے. بعض اوقات ڈسک ہرنیٹ ہو جاتا ہے, بعض اوقات سپائن میں ڈیجنریشن, ورٹیبرل ڈیجنریشن جسے ہم کہتے ہیں, وہ شروع ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے بھی کمر میں درد ہو سکتا ہے. بعض اوقات ڈسک بلج بھی ہو جاتا ہے, بعض اوقات اینکلوزنگ اسپونڈلائٹس جسے ہم کہتے ہیں, وہ اس میں جو کمر کی ہڈی ہے, ریڑھ کی ہڈی, وہ بالکل اسٹریٹ ہو جاتی ہے, بندہ بینڈ نہیں کر سکتا, وہ ایک لکڑی کی مانند ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح مختلف وجوہات ہیں. وزن اگر آپ کا زیادہ ہے, اس کی وجہ سے بھی آپ کو بیک ایک ہو سکتا ہے, بیک پین ہو سکتا ہے, کیونکہ اگر وزن زیادہ ہے تو obviously آپ کے سپائن, ریڑھ کی ہڈی پہ آپ کا لوڈ ہے, اگر 100 کلو وزن ہے تو اتنا لوڈ آپ کا سپائن برداشت کر رہا ہے, تو برداشت تو کر لیتا ہے, لیکن اگر کوئی فرض کرے اگر کوئی موچ آ جائے تو پھر وہ پرابلم جو ہے کافی عرصے تک چلتی رہتی ہے, جب تک وزن نہیں کم ہوا. بالکل, آپ کی بیک بون تو برداشت کرتی ہے, لیکن آپ کی ٹانگیں بھی برداشت کرتی ہیں. ہاں نا, تو وہ پوچھیں گے. ابھی ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ, کہاں سے؟ جی میں بختاور خان بات کر رہا ہوں پنڈی سے. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں ڈاکٹر سے بات کرنا چاہتا تھا کہ میرے جسم میں بہت زیادہ درد ہوتے ہیں, مختلف ڈاکٹروں سے علاج کرا رہا ہوں, مطلب ابھی ہومیوپیتھی والی دوائی استعمال کر رہا ہوں اس وقت, تو درد ختم نہیں ہو رہا, ٹانگوں میں بہت زیادہ درد ہوتی ہے. جسم میں, پورے جسم میں درد ہے آپ کو؟ جی جی. ٹھیک ہو گیا. کوئی بخار وغیرہ بھی ہے؟ بخار چیک کرا دیتا ہوں, بخار نہیں ہوتی ہے, کسی ٹائم بس ہی کہتے ہیں کہ جی بس وہ نارمل سے دوائی دے دیتی ہے اور اس کے وقتی طور پہ آرام آ جاتی ہے, مگر ٹھیک نہیں ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے. اور وزن میڈیسن کے ساتھ جب کھا رہا ہوں تو ٹھیک ہوتا ہوں, جب میڈیسن چھوڑ دیتا ہوں تو اس کے بعد دوبارہ شروع ہو جاتا ہے وہی درد. ٹھیک ہے. اور وزن زیادہ ہے آپ کا یا کم ہے؟ درمیان ہے, جیسے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. میں آپ کو ایک دوائی بتاتا ہوں, یہ استعمال کریں, لیکن پراپر آپ اپنی انویسٹیگیشن کریں کہ کس وجہ سے آپ کو جسم میں درد ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. بخار چیک کروائے, اپنا بلڈ ٹیسٹ کروائے. ٹھیک ہو گیا. تو پورے جسم میں درد ہے تو اس کی تو کافی ساری وجوہات ہو سکتی ہے. ان کو پراپر اپنا بلڈ ٹیسٹ کروانے چاہیے, ان کو بخار اپنا چیک کروانا چاہیے, اور دوائی ان کو فی الحال ایک بتا دیتے ہیں. دوائی کا نام ہے کلکیریا کارب. کلکیریا کارب 30 پوٹنسی میں استعمال کریں, صبح دوپہر شام استعمال کریں, انشاءاللہ دردوں میں آرام آ جائے گا. دیکھیے ایک بات آپ نوٹ کریں ادھر ضروری, جوڑ میں درد شروع ہو گیا, آپ نے پین کلر لے لیا, آپ کو 8 گھنٹے آرام آ گیا, پھر 8 گھنٹے بعد آپ کے جوڑ میں درد شروع ہو گیا, پھر آپ نے پین کلر لے لیا. اسی طرح 6-8 مہینے گزر گئے, 6-8 مہینے تو گزر گئے, آپ کو تو وقتی آرام آ گیا, لیکن وہ جو پین آپ کو ہو رہا تھا وہ پین اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ آپ کے جوڑ کی ہڈیاں گھس رہی تھی, وہ ختم ہو رہی تھی, ویئر اینڈ ٹیئر ہو رہا تھا, لیکن آپ پین کلر کھاتے رہے, آپ کو محسوس نہیں ہوا 8 گھنٹے تک, لیکن وہ ویئر اینڈ ٹیئر ہوتا گیا. پین کلر کی وجہ سے آپ کو کیا نقصان ہوا؟ آپ کو وقتی ریلیف تو ملا,
لیکن آپ کا جوائنٹ ختم ہو گیا, آپ کا جوائنٹ گھس گیا, آپ کا کارٹیلیج ختم ہو گیا, آپ کہاں پہ چلے گئے؟ آپ پھر نی ریپلیسمنٹ کی طرف اس حد تک آپ چلے جاتے ہیں. تو پین کلر جو ہے نا, پین کلر آپ کے درد پہ پردہ تو ڈال دیتی ہے, لیکن جو آپ کا مسئلہ ہے وہ زیادہ ہوتا جاتا ہے, اتنے حد تک چلا جاتا ہے کہ پھر وہ قابل علاج بھی نہیں رہ پاتا. تو پین کلرز نہیں لینے چاہیے, کیونکہ پین کلرز جو ہے وہ آپ کے دردوں کی وجوہات کو نہیں ختم کرتا, وہ آپ کے درد کو صرف نشہ کر دیتا ہے, وقتی طور پہ آرام دے دیتا ہے. پین کلر کبھی نہیں لینی چاہیے. جو درد ہو رہا ہے اس کی وجہ معلوم کرنی چاہیے, اور اس وجہ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے. اگر آپ کو کنٹینیوسلی درد ہے تو آپ کو ضرور ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. آپ نے جیسے کہا کہ پیناڈول لینے سے وقتی آپ کو آرام تو آ جائے گا, لیکن 6-7 مہینے بعد پتہ چلے گا کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. اچھا, کرونا وائرس ہے اور لوگ نہیں سمجھتے, سمجھتے نہیں ہیں, کیا مانتے نہیں ہیں کہ کرونا وائرس ہے یا نہیں؟ ایک لاسٹ میسج آپ سے لینا چاہیں گے. دیکھیں, اگر جو بھی امیون سپریسنٹس کھا رہے ہیں, جو ہائی اینٹی بایوٹکس کھا رہے ہیں, وہ سیف نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ امیون سپریسنٹ کھا رہے ہیں, آپ کوئی اسٹیرائڈ والی دوائی کھا رہے ہیں, آپ ہائی اینٹی بایوٹکس لگا رہے ہیں, تو آپ کا امیون سسٹم سپریس ہے. اگر آپ کا امیون سسٹم سپریس ہے تو کرونا کیا آپ کو کھانسی بھی مار سکتا ہے. صحیح بات ہے. جی, بالکل. امیون سسٹم کو ایکٹیو رکھنا چاہیے, ایکسرسائز کرنی چاہیے, اور غیر ضروری دوائیوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور آپ نے یہ تو کہا ہی نہیں, ماسک بھی لگائیں, سوشل ڈسٹینس بھی رکھیں, یہ تو آپ نے بتایا نہیں, یہ میں نے بتا دیا آپ کو. وہ تو لوگ کر رہے ہیں. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب آج لیٹ آئے, اس لیے ہمارے پاس وقت جو تھا بہت کم تھا, لیکن اگلے ویک ڈاکٹر صاحب کو ہم بالکل ٹائم پر یہاں پر بلائیں گے. اسی کے ساتھ ہی جو ہمارے ڈاکٹر حسیب خان زادہ صاحب کو, رکاشو یاسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.